बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी द राइज ऑफ ग्लोबल मिलिटराइजेशन की। ठीक है, आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा कि राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरह से दुनिया में, स्पेशली हम जब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड की, तो उसके बाद से इमर्ज हुई उस और तेजी से आगे जो है वो बढ़ी। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसके एक अपोजिट जो है उस स्टैंस की, और वो क्या है? राइज ऑफ ग्लोबल मिलिटराइजेशन। कि भाई किस तेजी के साथ हम ये देख रहे हैं कि मिलिटराइजेशन या मिलिट्री की बिल्डअप जो है वो दुनिया के अंदर हो रही हैं, और स्पेशली जो है वो पिछले 76 ईयर्स के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से किस तेजी के साथ जो है ये राइज हुई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है ये डिवीजन है इसकी स्पेंडिंग्स की, इसको हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये ऐसे टॉपिक है। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो है वो क्या हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से वॉर्स लगी हुई हैं इस टाइम पे, अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है जी, कि इस टाइम पे स्टैंड ऑफ जो है वो पोजीशन है ईरान के अंदर, और जो है वो यूएस वॉर जो चल रही है, ईरान और यूएस। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी रशिया और यूक्रेन की वॉर की। इसके अलावा हमने देखा अभी जो है फिलहाल अभी भी चल रही है, आप ये कह सकते हैं, इसराइल की और गजा की, और इसके साथ साथ इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहा है, वहां पे वॉर लगी हुई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया जो है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उसके मामलात भी जो है वो गड़बड़ में है। तो ये सारी की सारी जो वॉर्स हैं, इससे दुनिया के अंदर जो है वो अनारकी पैदा हो रही है। ठीक है, अनारकी हम क्या कहते हैं जी? अनारकी एक ऐसी कंडीशन है कि जब आप जो है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और एक ऐसे हालात है कि कभी भी किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। एक अफरा तफरी का माहौल है दुनिया के अंदर। ठीक है, पेट्रोलियम प्राइसेस को ले ले या बाकी मामलात को ले ले, तो ये जो अफरा तफरी का माहौल है इसके अंदर हमेशा से ये जो बिग प्लेयर्स हैं ये अपना फायदा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अनारकी का फायदा उठाते हैं। तो इसी अनारकी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल स्पेंडिंग्स हैं मिलिट्री की, वो बढ़ती जा रही हैं, कि भाई थ्रेट ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अनारकी का मतलब ही ये है कि खौफ पैदा किया जाए कि यार कुछ भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। ठीक है, कि इंडिया किसी भी टाइम पे पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। अगर आप खुद भी ये बात सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि अभी जैसे बातें मुसलसल हो रही होती हैं कि यार इंडिया ने अटैक करना है। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका किसी भी टाइम पे दोबारा से अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो कुछ भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। इसी को अनारकी कहते हैं, कि जब ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट हो जाए और ये मामलात होते हैं। तो कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, आर्म इकोनॉमिक्स की बात करें, और सोशो इकोनॉमिक ट्रेड की अगर हम ट्रेड ऑफ्स की बात करें, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हालात काफी गंभीर है। आगे बढ़ने से पहले वन पेपर की अनाउंसमेंट है। फर्स्ट टाइम जो है वो क्विक रिव्यू वन पेपर के लिए जो है बैच स्टार्ट कर रहा है 3 मंथ्स का। यहाँ पे इसकी डिटेल्स मौजूद हैं, आप व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। चाहे ये CSS MPT हो, आपका PMS का स्क्रीनिंग हो, FIE की जो सीट्स अभी आई हुई हैं उसके लिए हो, ASF के लिए हो, या वन पेपर कोई भी जो है वो वन पेपर है तो उसके लिए जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर बैच है जो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट्स जो है वन बाय वन हम लेके चलेंगे। ठीक है, और क्लासेस की डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अब डिफाइनिंग द एरा ऑफ एस्केलेशन। इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं वो क्या हैं जी? वो एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। एस्केलेशंस ऑलरेडी हो रही हैं, और उससे दुनिया में थ्रेट फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस टाइम पे जो ग्लोबल स्पेंडिंग है अगर हम देखते हैं मिलिट्री की, तो वो कितनी है? वो है 2.88 ट्रिलियन की। ठीक है, डॉलर्स की, रुपए की नहीं। तो ये ग्लोबल टोटल जो है 2.9% जो है वो इंक्रीज हुआ पिछले साल की बनिस्बत, यानी 2024 की बनिस्बत 2025 में जो है वो 2.9% इंक्रीज हो गया। तो 3% के करीब जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस तेजी के साथ? सिर्फ एक साल के अंदर। तो टोटल स्पेंडिंग जो है वो 2.88 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 2.88 खरब डॉलर्स जो है वो पहुंच चुका है। और अगर इसको पर कैपिटा देखा जाए, यानी पूरी दुनिया की आबादी को के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाए, तो एक बंदे की जो डिफेंस स्पेंडिंग बन रही है वो बन रही है $350 पर पर्सन। यानी मैं हूं तो मेरे भी $350 पर पर्सन बन रहे हैं, कि भाई मुझे थ्रेट है, मुझे खतरा है, इसलिए $350 मैं कमाऊं ना कमाऊं, लेकिन अपनी डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं, अपनी एजुकेशन के ऊपर नहीं, ठीक है, अपने घर के ऊपर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने डिफेंस के लिए जो है मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, चौकीदार आप कह ले, या अपना सिक्योरिटी सिस्टम या अपनी गन्स रख ली है, मुझे थ्रेट है। समझ रहे हैं? ये दुनिया के हालात हैं। तो पर पर्सन $350 जो है पर पर्सन पड़े हुए हैं। तो ये जो मिलिटराइजेशन है ये क्या है? ये सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल मिलिट्री जो है उसकी एक्सपेंशन है। यानी मुसलसल जब आप देख रहे हैं हालात खराब हैं, तो जाहिर बात है फिर मुसलसल जो है स्पेंडिंग के अंदर जो है इजाफा हो रहा है, और डिफेंस बजट तकरीबन हर मुल्क जो है वो डबल कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, और हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। आज से 4 से 5 साल पहले तक आप देखिए एक डिबेट थी, इवन पाकिस्तान के अंदर भी एक डिबेट थी, कि भाई हमें
और बहुत ज्यादा डिबेट की जाती थी कि मिलिट्री की स्पेंडिंग्स को कम करना है और सोशल स्पेंडिंग्स को बढ़ाना है। एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन आप देखें जब हमारा लास्ट ईयर 2025 के अंदर ये जो वॉर हुई है इंडिया के साथ, और उसके बाद से या उससे भी थोड़ा पहले जो हालात बने थे, तो अब शायद ये कोई ना कहे कि भाई मिलिट्री स्पेंडिंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप रीजन का कंपैरिजन करते हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बने हुए हैं, तो इसको ज्यादा कैश करवाया जाता है कि देखो भाई मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं तो आप सेव हो, हमारे पास एटम बम है तो आप सेव हो। तो मजीद एक जवाब प्रोवाइड हो गया कि भाई हमें तो यहां से पैसे कट करके, यहां से कट करके, यहां से कट करके आपकी जिंदगी पे लगाने हैं, आपकी सिक्योरिटी पे लगाने हैं। यही हालात दुनिया के हैं। अ 75 ईयर्स ट्रेजेक्टरी ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग्स कि पिछले 75 साल में हम देखते हैं। देखिए, हम बात करें मिलिटराइजेशन की, और मैंने कहा इसका अपोजिट क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। क्योंकि एक्चुअली में जो ग्लोबलाइजेशन था उसका पर्पस क्या था कि भाई ग्लोबली जो है हम ये देख रहे थे कि कनेक्शंस जो लोगों के बिल्ड हो रहे हैं, यानी इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी जो है वो दुनिया की बड़ी है। ठीक है, गुड्स सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज हुई है तेजी से, और हमने देखा कि किस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन के राइज ने दुनिया के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज पैदा की और एक आइडियलिस्टिक अप्रोच पैदा की कि भाई मिल के तरक्की करते हैं। यानी पर्पस जो है वो तरक्की था। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो मिलिटराइजेशन है वो उसके अपोजिट हो रहा है कि ग्लोबली ही मिलिट्रीज बिल्डअप हो रही हैं आपस में लड़ने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सिलसिला है ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो कोल्ड वॉर में आपने देखा कि बाइपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका और रशिया एक साइड पे खड़े हो गए, यानी सोवियत यूनियन एक साइड पे और अमेरिका एक साइड पे। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स में जो है एक आर्म रेस स्टार्ट हो गई, प्रॉक्सी स्टार्ट हुई, और उन प्रॉक्सीज को कवर करने के लिए आर्म रेस जो है हमने देखा, जिसमें सबसे पहले कोरियन वॉर जो है एक प्रॉक्सी की एग्जांपल हमें मिलती है, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। और इस टाइम पे अगर हम ग्लोबल स्पेंडिंग की देखें तो इसने जंप किया जी 788 बिलियन जो है वो 1953 तक। ठीक है, यानी बहुत तेजी के साथ ये बढ़ी है डॉलर्स के हिसाब से। उसके बाद 2000 की अगर हम बात करें, इसके बीच में भी जो एरा रहा हमने देखा कोल्ड वॉर का एरा, जैसे अब हम देखते हैं पीक जो एरा था वो 1980s का था, या 1988 को जो है वो पीक एरा माना जाता है इस मिलिट्री स्पेंडिंग का, जिसमें 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो आर्म रेस की मद में जो है झोंके गए हैं। यानी अमेरिका जो बना रहा है, रशिया बना रहा है, या सोवियत यूनियन बना रहा है, एक दूसरे से मुसलसल जो है मुकाबला हो रहा है कि भाई यहाँ पे अगर 5000 वेपन्स बनाए गए हैं, ठीक है, आईसीबी बनाई गई हैं, तो वहां पे बनाई जा रही है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह। तो ये सारी आर्म रेस जो है हमने देखी है। गो के इसके बीच में कुछ जैसे सॉल्ट जैसे जो है वो मुआहदे भी आए कि भाई हम इसको काउंटर करेंगे, लेकिन फिर भी स्पेंडिंग्स बढ़ी हैं। उसके बाद 2000 के बाद हमने देखा जब 9/11 हुआ तो फिर से वॉर एंड टेरर के नाम के ऊपर, ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, कि देखो भाई ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है तो ग्लोबल सिक्योरिटी भी एक फिनोमेना है, उसको जो है वो कहा गया कि हम कवर करेंगे। तो हमने देखा कि स्पेंडिंग्स जो हैं वो 2 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उसमें इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, और 2009 तक जो है उतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर 2025 इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे जो है आप देख लें 2.88 ट्रिलियन जो है, यानी 41% जो है 2016 के मुकाबले में बढ़ चुका है। और 2016 के बाद से हमने देखा कि नेटो की स्पेंडिंग्स बढ़ी हैं। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि रशिया दोबारा से जो है, जो रशिया के हालात थे रशिया और यूक्रेन के लेके, जैसे उसने क्रीमिया पे 2014 में जो है वो हमला किया, और 2016 के बाद हमने देखा कि किस तरह से तेईस से चीजें मिलिट्री बिल्डअप में स्टार्ट हुई। तो ये सारे का सारा 75 ईयर्स हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से मिलिटराइजेशन जो है वो इंक्रीज हुई है दुनिया के अंदर। इनॉटमी ऑफ 2025 डिफेंस स्पेंडिंग्स या सर्च, अगर हम 2025 को अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, पिछले साल को, तो उसमें अगर हम देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है पिछले साल की आई है, सिप्रा ने जो रिपोर्ट दी है, स्टॉकहोम का जो इंस्टीट्यूट है हर साल देता है, तो उसकी रिपोर्ट है। द डोमिनेंट स्पेंडर की अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो टॉप 5 में से पहले नंबर पे रहा। ठीक है, और इसने 954 बिलियंस जो है वो एनुअली स्पेंड कर रहा है इस टाइम पे डिफेंस बजट के ऊपर। और इसका अकेले का जो अगले 6 कंट्रीज हैं जिनकी स्पेंडिंग है, उन 6 कंट्रीज का सम अप करके इसका फिर भी शेयर ज्यादा बन रहा है। इसीलिए जहां पे इसका दिल करता है वहां पे वॉर स्टार्ट कर देता है, और अभी भी जो ईरान के साथ इसने किया हुआ है, ठीक है, क्यों कि भाई खुला पैसा है, लगाई जाओ आप डिफेंस के ऊपर। और यूरोपियन रिस्पांस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से रशिया और यूक्रेन की वॉर है, जिस तरह से फ्रांस जो है वो कह रहा है भाई मैं सबसे बड़ी आर्मी बिल्ड करने जा रहा हूँ, यूके जो है वो डिफेंस स्पेंडिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा उसने पिछले 2 साल के अंदर लगाए हैं, और दोबारा से जो है वो अपने एटॉमिक प्रोग्राम या न्यूक्स को जो है वो आगे बढ़ा रहा है।
तो उसकी स्पेंडिंग्स भी जो है वो बढ़ी है। ईस्टर्न यूरोप की 173% जो है वो बजट में इजाफा हुआ है इसको लेके, यानी ये जो हालात रशिया और यूक्रेन के बने हुए हैं। नेटो की अगर हम बात करें एज ए होल, तो नेटो ने 2% जीडीपी जो है वो उसको पहले से ही कहा हुआ है कि हम उसको इंक्रीज करेंगे। तो नेटो के अंदर अलग से उनकी जो है स्पेंडिंग जा रही है। इसके अलावा अपने मुल्क जो है, हर मुल्क अपने तौर पर यूरोप के अंदर जो मिलिट्री बिल्ड कर रहा है वो अलग से कर रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मिलिटराइजेशन, इसकी क्या क्या जो है खुसूसियात हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कि दौलत की जो कंसंट्रेशन है वो इन मुल्कों में हम देख रहे हैं ज्यादा जा रही है, ठीक है, इस वेपन इंडस्ट्री की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक्सपोर्टर्स हैं, जाहिर बात है, ज्यादा ज्यादा असलाह बनाते हैं। जैसे अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, असला सबसे ज्यादा बना रहा है, बेच रहा है, उस बेचने के बदले में सबसे ज्यादा दुनिया से पैसा घसीट रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि $600 बिलियन की जो इसने लास्ट ईयर जो है वो डील की थी सऊदी अरब के साथ, तो वो पैसा कहाँ गया? उसी के पास गया। इसके अलावा जितने लोग खरीदेंगे, कंट्रीज खरीदेंगे, सब वहीं पे जाएगा। तो टॉप 5 जो स्पेंडर्स हैं उसको अगर हम देखते हैं तो 58% जो है वो ग्लोबल टोटल उनके पास इस टाइम पे पैसा मौजूद है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस पहले नंबर पे है, उसके बाद चाइना है 336 बिलियंस के साथ, रशिया है 190 बिलियन डॉलर्स के साथ, जर्मनी है 114 बिलियन डॉलर्स के साथ, और इंडिया जो है वो टॉप 5 स्पेंडर्स में मौजूद है 92 बिलियन डॉलर्स के साथ। अब जब ये रिपोर्ट सामने आती है इस तरह से, ठीक है, तो जाहिर बात है हमारे डिफेंस वाले भी देख रहे हैं, पहले से ही हालात आप देख लें कैसे हैं, तो वो जैसे ही देखेंगे, देखा भाई इंडिया तो इतना ज्यादा स्पेंड कर रहा है, अब हमें भी करना पड़ेगा, एक्चुअली में करना पड़ेगा, ये एक रियलिटी भी है। ये एक रियलिटी भी है कि अगर वो 92 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं और उनका मुकाबला हमसे ही है, तो एक्चुअली में हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी अपना डिफेंस बजट ना चाहते हुए भी जो हालात जैसे भी हों हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो टॉप 5 स्पेंडर्स हैं बेसिकली यही दौलत जो है वो कमा रहे हैं, एक तो हम ये देख रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि इन मुल्कों को फायदा हो रहा है, या ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तो जीरो सम गेम में कंट्रीब्यूट हो ही रहा होता है एज ए होल, तो फायदा हो रहा है इनको। एक्सट्रीम पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं जो पर कैपिटा है, जो किसी और चीज पे लगना चाहिए था वो नीचे आता जा रहा है, लेकिन डिफेंस का जो है हम ये देख रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। हिस्टोरिकल डोमिनेंस जो है अगर उसकी बात करें तो यूएस हिस्टोरिकली डोमिनेट रहा है जो है वो एक्सपोर्ट करने में, तो अब भी जो है वो यूएस का शेयर 1949 के बाद से मुसलसल जो है वो ज्यादा ही है, और 53.5 ट्रिलियन जो है हमने देखा कि भाई वो ग्लोबल जो है वो उसका शेयर मौजूद है इस टाइम पे। और प्राइवेटाइज्ड एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो उस पे सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो फायदा है वो प्राइवेट फर्म्स ले रही हैं, वो फर्म्स जिसको यूएस वाले, जर्मनी वाले या रशिया वाले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि भाई हमें ये बना के दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जाहिर बात है इतनी ज्यादा स्पेंडिंग्स नहीं करती, तो खास करके अमेरिका के अंदर प्राइवेट फर्म्स बहुत ज्यादा जो है वो इस मिलिट्री के अंदर इन हो चुकी हैं। तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली वो चाहेंगी कि दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा जंगें हो, ठीक है। अब जैसे अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो क्या वो फर्म्स जो कि असला सेल कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट को, क्या वो चाहेंगी कि भाई जंग खत्म हो मिडिल ईस्ट की? कभी नहीं चाहेंगी, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस टेक ड्रिवन मिलिटराइजेशन, तो हमने एक मेजर जो शिफ्ट देखा वो क्या था कि इससे पहले एक रिवायती जो है वो हथियार तैयार किए जाते थे, वही एयरफोर्स, वही नेवी, ठीक है, वही आर्मी हो गई, लेकिन अब हम देखें टेक्नोलॉजी की वॉर आ चुकी है, खास करके पिछली 3-4 वॉर्स के अंदर हमने देखा। तो अब जो फोकस है, पहले क्या फोकस था कि मैस मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ट्रूप्स, कि भाई ज्यादा से ज्यादा आर्मी, 6 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की आर्मी भर्ती कर दो और उसे लड़ने के लिए भेज दो। अब ये नहीं है, अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स बनाओ भाई, स्वैप्स बनाओ, उसको भेजो, उड़ाओ, जैसे ईरान कर रहा है, जैसे चाइना कर रहा है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर में हुआ। अब कुछ और चीजें हो गई हैं, अब ऑटोनोमस सिस्टम आ चुका है और डिजिटल वॉरफेयर आ चुकी है। पहले का हार्डवेयर क्या था? हैवी आर्मर्स थे, ट्रेडिशनल एयर पावर सिस्टम था, ठीक है, या म्यूनिशंस वगैरह थी। अब प्रिसिशियस गाइडेड वेपन्स आ चुके हैं कि आप उनको लॉक करके टारगेट भेजते हैं और वो एक्यूरेटली वहां पे जाके हिट कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्रोन प्रोलिफरेशन आ चुकी है अब बहुत ज्यादा, ईरान जैसे मुल्क के पास आप देखें, वो कह रहा है हर रोज मैं 6000 ड्रोन बना सकता हूँ, ठीक है, और बना रहा हूँ। तो उसको मुझे बताएं हर रोज 6000 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कितने मिसाइल चाहिए होंगे और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले स्टेट ऑन्ड आर्सनल ज्यादा थे, क्योंकि बड़े बड़े टैंक्स और ये हैवी मशीनरी जो है ये बनाया करते थे, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है तो अब ये प्राइवेट ज्यादा हो गया। अब पार्टनरशिप के ऊपर हो रहा है और प्राइवेट टेक्स जो हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं उनको कहा जा रहा है भाई आप हमें बना के दें, ठीक है। और स्केल पहले क्या था जी भाई, पहले वॉल्यूम था, ठीक है, और मिलिट्री अपने लिहाज से उसको बिल्डअप किया करती थी, लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी जो है उसको एक डिफरेंट तरीके से बिल्ड कर रही है। स्पॉटलाइट क्या है? द ग्लोबल आर्म ट्रेड इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट साइज है जी 295 बिलियन जो है वो वर्ल्ड वाइड
और ये पूरा बड़ा है 2016 से लेके 2025 तक का जो वेपन सेल हुई है, ठीक है, इतना बड़ा मार्केट साइज है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस पहले नंबर पे 39% के साथ, रशिया 13% के साथ दूसरे नंबर पे, फ्रांस 9.3 के साथ तीसरे पे, चाइना 5.5 के साथ चौथे पे, जर्मनी जो है वो 5.5 के साथ पांचवें पे है, ठीक है, उसके बाद इंडिया है। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो स्पेंडिंग्स इनकी बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्राइवेट फर्म्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली प्राइवेट फर्म्स को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे पेंटागन सबसे ज्यादा जो है वो प्राइवेट फर्म्स को उसने 2020 से 2024 तक 2.4 ट्रिलियन का बिजनेस दिया, आप अंदाजा करें। तो वो फर्म्स क्यों चाहेंगी कि दुनिया के अंदर जो है वो जंगे खत्म हो जाएं, ठीक है, क्योंकि जंगे जो हैं वो उन्हें सूट करती हैं। इतना ज्यादा पैसा अगर पिछले 4 साल के अंदर 2.5 ट्रिलियन 2.4 खरब डॉलर्स उन्होंने कमाए हैं सिर्फ अमेरिका से, ठीक है। तो इसमें बिग फाइव जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए मार्टिन है, आरटीएक्स है, बोइंग है, जनरल डायनेमिक्स है, नॉर्थरोप गनमैन है। तो ये जो है वो इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है इसके अंदर। वाई मिलिटराइजेशन शेप्स ग्लोबल स्टेबिलिटी, कि किस तरह से ग्लोबल स्टेबिलिटी को, क्योंकि अब डिबेट ये आ गई है कि जिसके पास मिलिट्री नहीं है वो थ्रेट है। तो अब जब थ्रेट है, लेट सपोज 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, 5 में से 3 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 2 के पास नहीं है, तो ये थ्रेट मौजूद रहेगा कि किसी भी टाइम पे इन 3 में से ये कोई भी कंट्री 2 जो है वो अटैक करके इनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनके पास भी होगा तो क्या होगा कि ये डिटरेंस क्रिएट होगी, ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ये इनके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अब लेट सपोज इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो दोनों में डिटरेंस है, तो इसलिए वॉर के चांसेस कम है। लेकिन अगर एक के पास होगा एक के पास नहीं, तो फिर इंस्टेबिलिटी जो है वो जनरेट होगी यहाँ पे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं बेसिकली ये ग्लोबल स्टेबिलिटी को जो है वो अब शेप कर रही हैं, कि अब अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए दुनिया में तो हर एक जो है वो तैयार होना चाहिए ताकि दूसरी स्टेट डरे उस पर अटैक करने के लिए, तो ये स्टेबिलिटी खौफ की शक्ल में बरकरार रहे, ठीक है, ये जो है। तो शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन हो रही है कि डिफेंस स्पेंडिंग्स करनी है। अब जैसे पाकिस्तान में भी पहले डिबेट थी, लेकिन अब आपको डिबेट नहीं दिखाई देगी, भाई करनी है तो करनी है, क्योंकि हालात ही दुनिया के अंदर ऐसे, और कोई नहीं कहेगा कि ना करो, समझ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पे आप इसे यूज करते हैं कि भाई अगर आप पावरफुल हैं तो ही जो है वो आपका फॉरेन पॉलिसी में इन्फ्लुएंस होगा, आप अपनी बात मनवा सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान अगर डिप्लोमेसी कर रहा है ईरान वॉर के अंदर, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए कर रहा है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट ना होता तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किसने मानना था, या पाकिस्तान की एक स्ट्रांग आर्मी ना होती तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किसी नहीं, एक कमजोर शख्स डिप्लोमेसी नहीं करवा सकता, याद रखिएगा। तो यही रियासतों के बीच में भी है। और इंडस्ट्रियल सिमुलेशन जो है वो है कि आज प्राइवेट फर्म्स जो है वो कर रही हैं, तो प्राइवेट फर्म्स जो है वो मजीद ग्रोथ कर रही हैं इसके साथ। तो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स क्या हैं या फायदे इसके क्या हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, हम ये कह सकते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल डिटरेंस जो है रीजन के अंदर वो स्ट्रांग हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज्यादा ज्यादा हो रही हैं, और इसके अलावा जॉब क्रिएशन हो रही है। ओके, ये भी फायदे तो हैं ही, लेकिन नेगेटिव साइड पे ही फायदे हैं। अगर रिस्क की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग्स को आप जो है वो उठा के डाल रहे हैं। तो एक ड्रोन की कॉस्ट अगर आप ले लें तो उसी को अगर आप एक इंसान को दे दें, उसके मुकाबले में आप उसके बदले में ये कहेंगे भाई मैं तुम्हारे लिए एक ड्रोन बना रहा हूँ, वो तुम्हारी सिक्योरिटी करेगा, तो उसे क्या फायदा, समझ रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है। एस्केलेशन अगर साइकिल की देखें तो मुसलसल ये चीजें फिर रिपीट होती हैं कि भाई ये जो वॉर चल रही हैं तो ये चलती रहेंगी, क्योंकि स्पेंडिंग्स हो रही हैं, तो जाहिर बात है फिर किसी के पास कमी नहीं है। एथिकल कंसर्न्स मौजूद हैं कि भाई आज आप एआई को किस तरह से यूज कर रहे हो नेगेटिव वे के अंदर, जैसे जो है वो हम देख रहे हैं अमेरिका यूज कर रहा है, खास करके अमेरिका ने जो ईरान के अंदर यूज किया, या जो इसराइल है वो यूज कर रहा है। और कॉर्पोरेट डिपेंडेंसी जो है वो इनके ऊपर आती जा रही है कि आप इनके हाथों में खिलवाड़ करेंगी स्टेट्स, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, और अपने फायदे के लिए वो जंगे करवाएंगे, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स की अगर हम बात करते हैं तो अब डिफेंस स्पेंडिंग्स पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा हुई हैं, और उसके बदले में जो बाकी चीजें हैं वो कम होती जा रही हैं। अब हालांकि प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हेल्थ थी या एजुकेशन थी, तो वो कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी 114 नेशंस का यहाँ डाटा है कि भाई उन्होंने हेल्थ केयर को फर्स्ट रखा, 14 नेशंस जो है उन्होंने एजुकेशन को फर्स्ट रखा, और 9 नेशंस जो है उन्होंने किसको फर्स्ट रखा जी, मिलिट्री स्पेंडिंग्स को। और हकीकत यही है कि ये जिन 114 स्टेट्स ने या 14 स्टेट्स ने एजुकेशन और हेल्थ केयर को फर्स्ट रखा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया के निजाम के अंदर। शायद आप उनके नाम भी ना जानते हो, लेकिन हकीकत यही है कि जो मिलिट्री जिनके पास पावर है, ठीक है, उनको सभी जानते हैं। डंडे की ताकत है तो सभी जानते हैं कि भाई अमेरिका इस टाइम पे क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो रैपिड एस्केलेशन जो है मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें रशिया को लेके,
ठीक है, कि यहाँ पे पर कैपिटा स्पेंडिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा हुई है और ये तकरीबन 3,387% जो है वो इसके अंदर इंक्रीज हुआ 2006 से लेके 2025 तक का, इतना ज्यादा। ठीक है, रशिया ने अपनी स्पेंडिंग्स की हैं वॉर की वजह से, खास करके जो है वो पूरी यूरोप का मुकाबला करना है रशिया ने, अब यूक्रेन पूरा नेटो है तो उस वजह से उसकी स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा के अंदर, तो मिडिल ईस्ट का रीजन जो है वो आप देख लें बहुत ज्यादा इस टाइम पे, अब इतना ज्यादा उन्होंने असलहा जमा किया हुआ है, तो वॉर लगी हुई है, तो अगर ये वॉर आगे बढ़ती है तो ये अपने ही असले के ढेर पे जो है वो तबाह होंगे। ठीक है, तो 5000+ % जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसकी बड़ा है, या पर कैपिटा जो है वो एक शख्स का शेयर है, इतना ज्यादा खर्च किया, और खास करके कतर इसमें जो है वो पहले नंबर पे है जिसने सबसे ज्यादा खर्च किया। उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल है जिसके सबसे ज्यादा स्पेंडिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे पास यूरोप आ जाएगा कि 173% इसका इंक्रीज हुआ बजट। ठीक है, जिसमें नेटो स्पेंडिंग्स हैं और इनकी प्राइवेट स्पेंडिंग्स हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर। और जैसे कहा जा रहा है कि यूरोप अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी बनाएगा नेटो से हट के, क्योंकि अमेरिका के बीच में और यूरोप के बीच में आपको पता है इस टाइम पे टेंशन जो है वो चल रही है वॉर को लेके। तो करंट रेलिवेंस की बात करें तो इस टाइम पे सिलिकॉन वैली की इंटीग्रेशन हो चुकी है इसके साथ, यानी जहां पे भी बिजनेस की इंटीग्रेशन होगी मिलिट्री के साथ, तो वहां पे आप शायद ये उम्मीद कम ही रखें कि अब आपको दुनिया में जो है वो अमन दिखाई देगा, क्योंकि बिजनेस का सिर्फ एक ही पर्पस है, प्रॉफिट, और वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्या होता जा रहा है, अब बेसिकली पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, और उस इंडस्ट्री में जो है जब आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट हो रही है। अब कैसे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है अमेरिका का, वो क्या कर रहा है जी, वो प्राइवेट टेक्नोलॉजीज जो है या प्राइवेट टेक कंपनीज को जो है वो ये सारे का सारा दे रहा है कि भाई, जैसे जैसे हम कहते हैं ठेका दे देना, कि भाई आप हम मिसाइल दे दो, आप हमें ये सॉफ्टवेयर दे दो, आप ये दे दो, तो उसके थ्रू अब वो ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि ओपन एआई जो है, चैट जीपीटी जिनका है, $200 मिलियन जो है वो इनको दिए गए। एंथ्रोपिक और एक्स एआई जो है वो $200 मिलियन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, प्लेंथर के साथ जो है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है। तो ये एआई कंपनीज हैं बेसिकली, ठीक है, जिनके साथ अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो इससे ये हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई अब प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए दुनिया में मजीद जंगे करवाएंगी। और सिंथेसिस अगर हम बात करें, एट द एंड हम अपनी राय अगर रखते हैं सामने कि क्या अब सम अप होके हमारे पास आ रहा है, तो ये न्यू आर्म रेस का एक इकोसिस्टम डेवलप होता जा रहा है, और इसके बगैर अब सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। यानी अब हम अगर ये कहें एथिकली, इखलाकी तौर पे, देखो भाई जो है वो असला बनाना अच्छी बात नहीं है, डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बेहतर नहीं है, हमें हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है, साफ पानी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर हमें स्पेंड करना चाहिए, तो अब ये बातें सेकेंडरी हो जाएंगी, वो बजट अलग रहेगा। अब हकीकत यही है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप सरवाइव कर सकेंगे। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही जो है वो हमने हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से सीखा है, और यही चीजें आज हमें नजर आएंगी कि वही स्टेट्स जो है वो सर्वाइव करेंगी जिनके पास ताकत होगी। हमें ये डाटा यही बता रहा है, जिसके पास ताकत नहीं होगी वो जो है वो सब नसीब होकर रहेगा, वो गुलाम बन जाएगा या वो कौम खत्म हो जाएगी। तो ये जियो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, इसलिए अब जो है अब ये डिफेंस स्पेंडिंग्स हर अगले साल बढ़ती ही जाएंगी। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल मिलिट्री की जो स्पेंडिंग्स हैं जिस तरह से वो बढ़ी हैं 76 ईयर्स में, और खास करके जो है वो 2025 का जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो ये बता रहा है कि भाई दुनिया जो है वो बारूद का ढेर बनती जा रही है, और यही अब दुनिया की न्यू रियलिटी है, और यही दुनिया के लिए जो है वो स्टेबिलिटी है। और हम ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उससे शिफ्ट होकर अब जाया जा रहा है जी एआई के ऊपर, और एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है इस मिलिटराइजेशन के अंदर, और अब जो वॉर्स हैं, मॉडर्न वॉर्स हैं, वो एआई के थ्रू जो है वो लड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिपोर्ट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।